मित्रों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा या बीएमडी जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ठीक है, अवधारणा एवं अनुप्रयोग। सबसे पहले हम अवधारणा देख लेते हैं, ये है क्या चीज। यानी बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा की व्यवस्था, यानी किन राष्ट्रों ने, हालांकि सबके बस की बात तो नहीं है, तो यहाँ हम लोग वही पढ़ेंगे कि जिनके बारे में या जिन राष्ट्रों ने बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से या दूर से मार करने वाली क्षमता यानी परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से बचाव के लिए महाशक्तियों ने खास करके किया है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किन राष्ट्रों ने बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का किस प्रकार से रक्षा में उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए देखिए, मिसाइल रक्षा प्रणाली एक ऐसा हथियार या तकनीक है जो हमलावर मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, अवरोधित करने एवं उन्हें नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। इसे अंतर महाद्वीपीय परमाणु अस्त्र युक्त बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों के विरुद्ध रक्षा के रूप में प्रयोग करने की कल्पना की गई है। यानी जो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र परमाणु हथियारों से युक्त हैं, वो अपने ऊपर अगर अन्य किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर उसको चला दिया है तो उससे हम लोग किस प्रकार बच सकते हैं या हम अपने राष्ट्र को किस प्रकार बचा सकते हैं, यही इसका जो है उद्देश्य है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसमें क्या क्या सिस्टम अपनाए गए हैं, कौन को किसने क्या किया है। हालांकि बहुत अधिक अभी सफलता नहीं मिली है इस पर, फिलहाल अभी उतनी भारी मात्रा में तो मिसाइलें चली नहीं है, अपना उसी को जो है परीक्षण वगैरह कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बीएसडी के अध्ययन के पूर्व हमें स्टार वार या नक्षत्र युद्ध के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि बिना स्टार वार के अध्ययन के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का अध्ययन करना अधूरा होगा। अब ये स्टार वार है किसका, अमेरिका का है। ठीक है, परिचय हम देख लेते हैं थोड़ा से, स्टार वार क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी नगरों के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ परमाणु हथियारों और उसकी विनाशक क्षमता का सूत्रपात हुआ। यह कोई नई चीज नहीं है, इसको आपको हम कई बार बता चुके हैं। इसके बाद विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में आणविक हथियारों के निर्माण और संग्रह करने की स्पर्धा शुरू हो गई। बात तो सही है, सभी जो है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षित बनाने और दूसरे पर आक्रामक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और उसी समय से लग गए। परमाणु अस्त्र बने, इससे कई गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन एवं न्यूट्रॉन बम भी बन गए। सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक प्रथम छोड़कर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सामरिक उद्देश्य से अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाने लगे और उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेजर बीम का भी प्रयोग किया जाने लगा। उपरोक्त के अतिरिक्त रासायनिक और जैविक हथियारों के निर्माण और उनके भंडारण ने युद्ध काल के साथ साथ शांतिकाल को भी खतरनाक और विनाशक बना दिया। मित्रों, शांतिकाल विनाशक कैसे हो गया, इसलिए कि देखिए कोरोना अभी जो है आया था जैविक हथियार के रूप में। क्या ये शांतिकाल युद्ध काल तो है नहीं, लेकिन इसकी विनाशक क्षमता ने हम लोगों को यह परिचित करा दिया कि जैविक हथियार भी कितने विनाशक हो सकते हैं। यानी परमाणु हथियारों की विनाशक क्षमता को हमें प्रकट कराया हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले ने, और ये कोरोना को ये शांतिकाल में हम लोग परिचित हो गए, ये क्या बोलते हैं, जैविक हथियार से। ये तो सिर्फ कोरोना वायरस था, ऐसे ना जाने कितने वायरस बने होंगे जो कि बहुत से लाइलाज भी होंगे। हालांकि लाइलाज तो ये भी था, जल्दी से जल्दी इसमें बचते बचाते कुछ न कुछ इसके लिए खोजा गया। ठीक है, इसी के साथ साथ सोवियत संघ ने विभिन्न प्रकार के छोटी दूरी, मध्यम दूरी एवं लंबी दूरी एवं अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करके उन्हें परमाणु हथियारों से सुसज्जित भी कर दिया। इस प्रकार महाशक्तियों के बीच परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की प्रतिस्पर्धा और उनका संग्रहण भी शुरू हो गया। महाशक्तियों को एक दूसरे के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से भयभीत, यानी महाशक्तियां जो हैं एक दूसरे के यानी अन्य महाशक्तियों से, जैसे माना जाए सोवियत संघ का प्रतिरोधी विरोधी अमेरिका था, तो दोनों के पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि दोनों अगर चाहें कि एक दूसरे से लड़ जाएं तो पहली बात तो लड़ेंगी नहीं, और लड़ेंगी तो दोनों बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए महाशक्तियों को भी एक दूसरे के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से हमेशा डर लगता रहा। इन्हीं पर प्रक्षेपास्त्रों से भयमुक्त होने के लिए अमेरिका द्वारा स्टार वार की योजना बनाई गई थी। ठीक है, अब स्टार वार क्या है इसको हम देख लेते हैं। एवं स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं।
स्टार वार के कार्यक्रम अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत परमाणु प्रक्षेपास्त्र से हमले की दफा में हमलावर प्रक्षेपास्त्रों को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने का प्रोग्राम बनाया गया। 23 मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में कई आणविक प्रक्षेपास्त्रों द्वारा आक्रमण होने की स्थिति में प्रति आक्रमण करके उन सभी को अंतरिक्ष में समाप्त कर दिया जाएगा। इसे विश्व में स्टार वार या नक्षत्र युद्ध के नाम से जाना गया। 1984 में रीगन के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम में परिवर्तन करके वैज्ञानिकों ने एक नई रूपरेखा तैयार की। इसमें आणविक प्रक्षेपास्त्रों को अंतरिक्ष में नष्ट करने के लिए लेजर बीम या लेजर किरणों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव कहा गया, यानी लेजर किरणों के प्रयोग के बारे में जब बात की गई तो उसका भी नाम जो है बदल दिया गया, उसको कहा गया स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। अमेरिका का विचार था कि उसके स्टार वार कार्यक्रम की योजना से सोवियत संघ भयभीत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोवियत संघ ने इसका मुकाबला करने के लिए एक आधुनिक अस्त्र बनाया। इसके द्वारा इसका आवरण इस प्रकार बनाया गया कि लेजर किरणों के प्रयोग से इसे नष्ट ना किया जा सके। इससे दोनों महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। बाद में रीगन की स्टार वार कार्यक्रम योजना का विरोध भी अमेरिकी वैज्ञानिकों का समूह ही करने लगा, यानी अपने ही देश में उनकी योजनाओं का समूह उनके ही वैज्ञानिकों द्वारा होने लगा, अमेरिका के स्टार वार कार्यक्रम का। और अब विरोध करने वाले वैज्ञानिकों को में 15 वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता था। मित्रों, नोबेल पुरस्कार विजेता अगर विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो नीतियां ही गलत हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता, साधारण व्यक्तियों को नहीं दिया जाता, साधारण प्रतिभा वालों को दिया जाता है जिनकी बुद्धि, विवेक, कार्यशैली पर एक राष्ट्र गर्व कर सके। ठीक है, अब देखिए बीएमडी की आवश्यकता क्या है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ी। हम सब लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संभावित युद्ध की भयानकता हम लोग सब लोग समझ गए कि अगर परमाणु हथियार बन चुके हैं, एक दो बार उनका 2 राज्यों में उनका प्रयोग भी हो चुका है, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर, उनकी विनाशक क्षमता से भी परिचित हो गए हैं। उसके बाद आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई में उनका प्रयोग भी होगा। भाई, अगर लड़ाई में परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा, मिसाइलों का प्रयोग होगा, तो प्रयास तो यही किया जाता है ना कि ऐसी स्थिति में हम बचने का उपाय जरूर करें, यही उसकी जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि भविष्य में कब लड़ाई छिड़ जाएगी, यानी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग परेशान रहते हैं, तो अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए संभावित हमलों से परेशान क्यों नहीं होंगे। इसी के रूप में बीएमडी की कल्पना की गई, बीएमडी के बारे में सोचा गया। ठीक है, महाशक्तियों के शीत युद्ध के दौरान चलने वाले विनाशक हथियारों के निर्माण की होड़ ने एक दूसरे से सुरक्षा के प्रति सोचने को मजबूर कर दिया, क्योंकि इन नए हथियारों की प्रकृति कोई साधारण नहीं थी। शीत युद्ध के दौरान ही दोनों महाशक्तियों अमेरिका एवं सोवियत संघ, जो एक दूसरे के विरुद्ध केंद्रीय विनाशक शक्ति के रूप में उभरे थे, उन्हीं के बीच हथियार नियंत्रण वार्ता को लेकर कई संधियां हुई। इन संधियों में एबीएम संधि भी एक थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इस संधि ने यह सुनिश्चित किया कि अभी भी परमाणु हमलों को रोकने के लिए पारस्परिक भेद्यता और आक्रामक क्षमता को बनाए रखना होगा। एबीएम संधि ने दोनों पक्षों को छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था बनाने की अनुमति दे दी। अब देख सकते हैं इसमें बीएमडी में भारत ने क्या किया है बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की एक पहल की है। 1990 के दशक से ही भारत ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इसकी आवश्यकता इस बात को ध्यान में रखकर लगाया जाता है कि भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे राष्ट्रों से कई बार युद्ध करना पड़ा है और भारत के साथ पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तनाव सदा व्याप्त रहता है। पाकिस्तान ने चीन से M11 मिसाइलों को खरीदकर भारत के विरुद्ध तैनात कर दिया। इसके जवाब में भारत ने अगस्त 1995 में राजधानी दिल्ली एवं अन्य महानगरों की रक्षा करने के लिए रूस से F-300 यानी फतह से हवा में मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है F-300, हालांकि F-400 भारत ने खरीदा है, उसको भी खरीदा, भारत ने आयात किया।
अब भारत में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का विकास वर्ष 1999 के अंत से प्रारंभ हुआ, यानी BMD यानी परमाणु हथियारों से बचने वाला कार्यक्रम 1999 के अंतिम समय से शुरुआत किया। इसमें लगभग 40 सार्वजनिक और निजी कंपनियां शामिल हैं। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, AFL लार्सन एंड ट्रूब्रो, वेब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और केलकेट आदि शामिल हैं। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार और मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार का विकास इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट स्टेबलिस्ट ने किया था। इसी के लिए भाई प्रक्षेपास्त्रों को रोकने के लिए अगर रडार द्वारा उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि हमारे तरफ मिसाइल आ रही है, मिसाइलों की अगर कोई सूचना ना मिली तो उनको नष्ट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए शक्तिशाली रडारों का भी निर्माण किया गया, ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम वो उनकी सूचना देते रहें कि प्रक्षेपास्त्र किस दिशा से आ रहा है, किसका हो सकता है, और उसके बारे में हम समय के अनुसार जो है अपनी कार्यवाही कर सकें, यानी उनको जो है नष्ट करने का प्रयास, नष्ट करने का हमको जो है उनको समय मिले और उसे हम नष्ट कर सकें, ठीक है। इसके लिए शक्तिशाली रडार का निर्माण किया गया था। एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल के लिए मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर का विकास रक्षा अनुसंधान और विज्ञान प्रयोगशाला ने किया था। इस कार्यक्रम को 2 चरणों में पूर्ण किया गया। प्रथम चरण 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए एंटीबैलिक मिसाइल बनाई थी। दूसरे चरण में इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाना था। अब देखते हैं एडवांस एयर डिफेंस, इसके लिए भारत ने क्या किया है, इसमें क्या है। इसे पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को देखते हुए प्रारंभ किया गया। इसके तहत 2 मिसाइलों का निर्माण किया गया। पहला नंबर है पृथ्वी एयर डिफेंस। इसे अधिक ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए निर्मित किया गया। नवंबर 2006 में इसका परीक्षण किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल टेस्ट करने के बाद भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस एवं इसराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। वैसे भी भारत चौथी महाशक्ति के रूप में जाना भी जाता है। एडवांस एयर डिफेंस में क्या किया है, इसे कम ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए निर्मित किया गया है। दिसंबर 2007 में इसका परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला ने एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के लिए मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर विकसित किया है। रिसर्च सेंटर इमारात RCI ने नेविगेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएशन सिस्टम और सक्रिय रडार का विकास किया है। उपरोक्त दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को नष्ट कर सकती हैं। इन दोनों मिसाइलों के लिए उन्नत सिस्टम प्रयोगशाला FAL ने मोटर्स, जेट और संरचनाएं प्रदान की। उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला BHEMRL ने इन दोनों मिसाइलों के लिए प्रणोदकों की आपूर्ति की है। और भारत ने अपने प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के अगले चरण के अंतर्गत 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित किया जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सके। भारत ने उच्च गति वाली 2 मिसाइलों AD-1 एवं AD-2 को विकसित किया। यह 5000 किलोमीटर 3100 मील से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगी। इन मिसाइलों की गति हाइपरसोनिक होगी। उपरोक्त के साथ साथ भारत मिसाइलों को अवरुद्ध करने, उन्हें नष्ट करने तथा अपने बचाव के रूप में लेजर आधारित हथियार प्रणाली विकसित करने की योजना भी बना रहा है ताकि आक्रामक मिसाइलों को शीघ्रता से नष्ट किया जा सके। हालांकि काली 5000 का निर्माण भारत ने किया है, जो खास करके भारत का एक लेजर हथियार है। काली है, दुर्गा है, ये दोनों जो है भारत उनको लगभग निर्माण भी कर चुका है। जो कुछ बचा हुआ है उसको पूरा भी कर रहा है, ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी एक बार आपसे फिर से कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम प्रयास करेंगे कि आपको हम जो है लिखित सामग्री भी उपलब्ध कराएं, ठीक है। तब तक पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।